Welcome back to CAPF AC Mentors. My name is निशांत भारद्वाज और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस CAPF के एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट सीरीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है. यू नो वाई एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. देखो, हम अपना प्रमोशन बाद में देखेंगे, लेकिन जो मुझे समझाना है आपको वो ये बात है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ क्यों लेनी चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल राइट, नाउ इफ यू सी द मेरिट ऑफ लास्ट 2-3 years, you'll नोटिस कि कट ऑफ जो है ना वो बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखते हैं, चलो, पेपर 1 का अलग, पेपर 1 प्लस पेपर 2 डिफरेंट. और मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है, ओनली जनरल. तो अगर आप 2023 की तो अपने को पता ही नहीं है अभी, ठीक. 2022 की अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 की लगभग कट ऑफ गई थी 135 पॉइंट कुछ थी, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की मिक्स करके कितनी थी, 221. ठीक है, इससे कुछ पॉइंट थे आगे. फिर 2021 की अगर आप देखोगे तो ये थी 138, और जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो कट ऑफ थी CAPF के एग्जाम की, वो थी आपकी 226. ठीक है, 20 का भी चलो, 20 जो था आपका लास्ट एग्जाम था जिसकी कुछ लोअर कट ऑफ थी 117, है ना. ये थे 205, ऐसी कुछ थे करीब. अब आप देख रहे हो ये लगभग लगभग 140 के आसपास कट ऑफ पहुंच चुकी है. और इस हाई कट ऑफ को अचीव करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज विद योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो अब हम जनरली करते क्या हैं बच्चे, कुछ एक मिस्टेक्स, जैसे कि क्या मिस्टेक्स करते हैं, आई शो यू. वेट, लेट मी इंक्लूड द न्यू स्लाइड. क्या करते हैं बच्चे कि जो टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, वो टेस्ट सॉल्व स्टार्ट करना करते हैं, दे विल स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट इन द लास्ट मंथ. और जब आप लास्ट मंथ में टेस्ट करते हो ना, और जब आपके मार्क्स नहीं होते आते हैं, तो फिर होती है आपको क्या, एंजाइटी. है कि नहीं, कि लास्ट मंथ में आपने पूरे साल पढ़ाई करी, फिर आपने टेस्ट सॉल्व स्टार्ट करे, और जब आपके मार्क्स नहीं आए तो आपको एंजाइटी होना आम बात है कि यार मैंने तो पूरे साल पढ़ाई करी है, ऐसा क्यों हो रहा है. दिक्कत होती है ना. जब आप लास्ट मंथ में आप टेस्ट देते हो तो आप अपने ग्रे एरियाज को कवर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, नहीं कर पाते हैं आप अपने ग्रे एरियाज को. वो कुछ एक सब्जेक्ट्स के वीक पॉइंट रहते हैं, सब्जेक्ट्स या फिर कॉन्सेप्ट्स जो आपके रह जाते हैं और CAPF के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ऐसे एरियाज आप लास्ट मोमेंट पे कवर नहीं कर सकते, इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते. फिर बच्चे और क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, अपने आप को यहाँ पे एंजाइटी बन गई. दूसरा, खुद को एवेल्युएट करना स्टार्ट कर देंगे कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने लगते हैं एक तरह से वो, है ना. आप जब भी कोई टेस्ट सॉल्व करते हैं तो मार्क्स कितने ऑब्टेन कर रहे हैं आप, इससे मतलब नहीं है. टेस्ट हमेशा आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए, तैयार करने के लिए होते हैं, ताकि आप उसको सीख सकें. तो लास्ट मोमेंट पे जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो लर्न फ्रॉम देम. और दूसरी बात ये कि टेस्ट जब भी, अगर ये आपका एकदम करेक्ट टाइम है, अगर आप तक अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, कुछ नहीं किया है, तो आप जो आपको अच्छा लगे, जहां भी अच्छा लगे, प्लीज़ ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए. इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. ठीक, मार्क्स जब आएंगे, आप गलती करोगे, उनसे सीखोगे, और अगले टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. हाँ जी. टेस्ट सीरीज से होता क्या है, आपका जो प्रिपरेशन का मोमेंटम है, प्रिपरेशन का जो मोमेंटम है वो बना रहता है.
आज आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, उसका टेस्ट दिया, टेस्ट में जो गलतियां हुई उनको आपने रेक्टिफाई किया, एंड व्हेन यू रेक्टिफाई इट, आप दोबारा उस टेस्ट में गलती नहीं करोगे, ठीक है, आप अपने मार्क्स जो है इंक्रीज कर लोगे अगले टेस्ट में वो गलती होगी अगर तो। और जो टेस्ट में आप कैसे करोगे, जो आपने गलती करी उस टेस्ट का, उस पॉइंट का आप नोट्स बनाओगे टेस्ट नंबर वाइज। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट नंबर 1 दिया, तो जितनी भी गलतियां आपसे हुई हैं फर्स्ट टेस्ट में, आप उनसे नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये गलती थी, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये आंसर था, ये आपको नहीं पता था या फिर आप भूल गए, जो भी वजह हुई, आप इस तरह से नोट्स बना बना के अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे, है ना। और क्या होता है आपका इसमें, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है एग्जाम की, वेट वेट प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी। क्या होगा कि मैंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया पूरा, फिर मुझे लगेगा कि यार मेरी तो तैयारी पूरी हो गई, तो मैं थोड़ा हो सकता है कि लूप होल्स छोड़ दूं अपनी तैयारी में। बट अगर आप टेस्ट दे रहे हो लगातार और आपको अपनी कमियां पता लग रही हैं, आपको पता लग रहा है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता है या वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप उसको फिर से रिवाइज करोगे। जब आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पीछे से भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप उसको फिर से पढ़ोगे और मल्टीपल टाइम्स आपका रिविजन होगा एक सब्जेक्ट का, तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है बनी रहेगी। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और थोड़े दिन बाद आप उसको दोबारा पढ़ोगे, तो उसको याद रखने का एक नया ट्रिक आपके दिमाग में आ सकता है ना। तो आपके जो आइडियाज हैं, योर आइडियाज विल गेट बिगर, आइडियाज विल गेट बिगर। कई बार होता है ना कि आपने एक बार तो चीज़ रट ली, लेकिन अगली बार जब उसको देखोगे तो कोई ना कोई इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी आपको। आप क्या करोगे, देखो पेपर 1 तो चलो ठीक है, पेपर 1 तो आप टाइम में ख़त्म कर सकते हो, समझता हूँ मैं, क्योंकि केवल इसमें एमसीक्यू मार्क करने हैं, आपने कर दिए। बट पेपर 2, इसमें मेन की है क्या है, टाइम मैनेजमेंट। और जब आप खुद को एग्जाम लाइक कंडीशंस में टेस्ट करोगे, तब आपका वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सही सही पता लगेगा। जैसे कि जैसे ही आपका पेपर लिखना स्टार्ट करोगे, आप अपनी स्टॉप वॉच लगा के रखोगे या फिर एग्जाम हॉल में बैठे कहीं भी लोगों के बीच में टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट करोगे, आप 3 घंटे लगातार लिखोगे, ठीक है, 3 आवर्स कंटिन्यूस राइटिंग। जब आप कंटिन्यूसली लिखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका दिमाग कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है, क्या आप कंप्लीट कर पा रहे हो 3 घंटे में पेपर या नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी टेस्ट सीरीज से। और अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ के चला जाऊंगा और वहाँ जाके मैं लिख दूंगा, तो बहुत अच्छा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। और फिर जब ये पेपर लिखोगे आप, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतने कम टाइम में मैं कितना सोच सकता हूँ, है ना, कितना सोच सकता हूँ। और उस पर जब आपको फीडबैक आएगा ना, आपके मेंटर्स का जब फीडबैक आएगा, तो वो आपको सिखाएगा कि हाँ, और आपको इनोवेटिवली कैसे सीखना है, इनोवेटिवली कैसे सोचना है। तो ये सब कैसे इंप्रूव होगा, ये आपका टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट इंप्रूव होगा। एक क्या होता है एग्जाम फोबिया, सबको नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग टेस्ट में बैठते ही हाथ पैरों से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। तो एग्जाम फोबिया जो है वो भी आपका दूर इसी वजह से होगा। आप अपने वीकनेसेस का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, आपको मोस्ट रीसेंट एग्जाम पैटर्न जो है, मोस्ट रीसेंट एग्जाम पैटर्न जो है वो भी आपको टेस्ट सीरीज के ही पता लगेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि जो एकेडमिशियंस होते हैं या फिर जो मेंटर्स वगैरह रहते हैं आपके, कोई भी सही, तो वो इसी एनालिसिस में लगे रहते हैं कि कैसे अपने बच्चों को एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, कैसे एग्जाम्स को और टेस्ट को मोर रेलेवेंट बना सकें एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज यहाँ भी ज़रूरी होती है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा सिलेबस अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर लो। कई बार आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस हो जाते हैं, है ना। तो एंटायर सिलेबस की जो कवरेज है,
एंटायर सिलेबस कवरेज जो है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू भी हो जाती है आपकी। और फिर ये भी पता लग जाता है आपको कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको, ये भी आपको टेस्ट सीरीज से ही पता लगेगा। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो OMR शीट भरनी होती है ना, OMR शीट वगैरह भरनी होती है, या फिर आपकी एक्यूरेसी, कि आज जो अगर तुक्के लगा रहे हो तो वो उसकी स्पीड के और एक्यूरेसी के अलावा आप टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो टेस्ट या वो नहीं, स्पीड भी आपकी, सारी चीज़ें मेंटेन किससे होंगी, आपकी OMR की प्रैक्टिस, एक्यूरेसी क्वेश्चंस के तुक्के लगाने की, और आपकी स्पीड, जो सब जो चेक होना है ना वो आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू ही होगा। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि इसको ना आपको एडुकेटेड गैस लेने ही पड़ते हैं। और यूपीएससी के हर एग्जाम में आप जब तक तुक्के नहीं लगाओगे पास होना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो एडुकेटेड गैस बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे, किस तरह से सोचना होता है आपको एग्जाम हॉल में बैठ के जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना पता हो, है ना। तो ये है सेल्फ इवेल्युएशन, एक चीज़ होती है कि हाँ भाई क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। ये सेल्फ इवेल्युएशन भी आप कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स थ्रू द टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन, है ना। ये सारी बातें हैं। और ये कुछ रीज़न मैंने लिखे हुए थे आपको बताने के लिए, समझाने से पहले ये बताना ज़रूरी थे। तो जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस वास्ट होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही कवर कर सकते हैं। वेयर रीडिंग इज़ नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू राइट एंड टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपको करंट एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, और आपका जो क्वेश्चंस का लेवल आने वाला है वो पता होना चाहिए। आप अपना कितना याद रिकॉल कर पा रहे हो पढ़ा हुआ, ये भी टेस्ट सीरीज से पता लगेगा, आपकी एक्यूरेसी टेस्ट से पता लगेगी। दूसरा, जब आप टेस्ट देते हो ना तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ रैंकिंग आती है, तो जो हार्ड कोर एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप जिन लोगों से compete करने वाले हो वो किस लेवल पे हैं। ठीक है। और यार देखो, इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि एग्ज़ाम ही एक डिफरेंट गेम है। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ले लो, उसमें क्या होगा, प्री में आपके केवल 2 टेस्ट होंगे, और मेंस में आपके सारे मेंस के सब्जेक्ट के अलग 5-6 टेस्ट होते हैं। तो प्री में केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो आपका मेंस में होगा। लेकिन ये CAPF का, यूपीएससी का एकमात्र ऐसा एग्जाम है कि आपका एक ही दिन में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट होने हैं। पहले टेस्ट में आपके सब्जेक्ट और आपका एप्टीट्यूड चेक हो जाएगा, और दूसरे टेस्ट में जो दूसरा पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आप कितना प्रिसाइजली लिख सकते हो, आप कितना इनोवेटिवली सोच सकते हो, सब कुछ आपका एक ही दिन में टेस्ट होना है। तो इस CAPF जैसे एग्जाम को केटर करने के लिए आप यूं ही खाली हाथ नहीं जा सकते, यू हैव टू इक्विप योर सेल्फ विद ऑल काइंड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है। अब अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेते भी हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या क्या हो। जैसे कि अगर आप कोई पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ले रहे हो अगर, तो जो क्वेश्चंस हैं, मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट की, तो वो सारे सब्जेक्ट से होने चाहिए, और उसी प्रोपोर्शन में होने चाहिए जिस प्रोपोर्शन में एग्जाम में आते हैं। फालतू क्वेश्चन कोई ना पूछे, ठीक है, कि अकबर की तलवार में कितना किलो लोहा था, ये फालतू बातें अगर ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इग्नोर करना चाहिए। और ध्यान रखेंगे आप कि क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड ही होने चाहिए। पता कैसे लगेगा, कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये आपके बेसिक टेक्स्ट बुक में मिलने चाहिए, जो कि आपकी NCERT है ना। तो क्वेश्चन और सोल्यूशन आपके बेसिक टेक्स्ट से होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो है अच्छी होगी आपकी। वो टेस्ट जो है ना वो आपकी जो रैंकिंग वगैरह आती है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड बना के देंगे, उसमें आपके सारे वीक एरियाज, वीक सब्जेक्ट्स का हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ आपने आपका यहाँ पर ये टॉपिक वीक है। फॉर एग्जांपल कि पॉलिटी में आपका जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो वीक है, आप उसको पढ़िए, या सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, आप उसको पढ़िए। इस तरह से जो आपको सोल्यूशन मिलेगा
टेस्ट का वो बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, फालतू रामायण नहीं लिखी होनी चाहिए उसमें, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए और वैल्यू एडेड होना चाहिए। वैल्यू एडेड किसके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं पेपर 2 के लिए बोल रहा हूँ कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही रिच कंटेंट जो है आपको मिलना चाहिए। नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट समझ लो, हर सब्जेक्ट के कम से कम 1 से 2 टेस्ट तो हों सेक्शनल, ठीक है, उसके बाद ही आप फुल लेंथ पर जाएं। और फुल लेंथ भी होनी चाहिए, और फुल लेंथ में आपका ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस डिफाइन हो पहले से और आप उसको परफॉर्म करके चेक कर पाएं, और सारे फुल लेंथ में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए। एक बार से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट भी मिलने चाहिए, क्यों, जैसे एग्जाम में नहीं मिलता, ठीक है, एग्जाम में तो आपने एक बार अटेम्प्ट किया तो आप गए तो गए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका देती है, तो वहाँ पर आप सेम टेस्ट को एक से ज़्यादा बार दे सकें, इसका भी ध्यान रखें आप, ताकि जो गलती आपने अभी करी हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद वो गलती ना करें। तो आपने आज टेस्ट दिया, आप खुद को आज प्रिपेयर करो, आंसर पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, ठीक, 2 हफ्ते बाद फिर से वो टेस्ट दो, फिर चेक करो कि हाँ क्या आपने जो पहले पढ़ा था वो आपको याद है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकें, ये भी देख लीजिएगा। एक बार ऑफलाइन दिया हो, दोबारा ऑनलाइन दे लो, या फिर ऑनलाइन भी अगर दे रहे हो दोनों बार, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें। वैसे मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है ना, 9:30 से 11:30 का, आई थिंक यही होता है, तो यही टाइम पे आप अपना टेस्ट दें। इससे क्या होगा, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एग्ज़ाम तक सेट हो जाएगी इस टाइम पर दिमाग चलाने के लिए। दूसरा सबसे खास बात, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर पकड़ा दिया और ये लो भाई अपना टेस्ट दो, खुद चेक कर लो। जो भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है, मेक श्योर कि आपको चांस मिले कि आप वहाँ के मेंटर से, वहाँ के टॉपर से सबसे इंटरेक्ट कर सकें, आप अपने डाउट क्लियर कर सकें, या अगर आपसे इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो दे विल बी एबल टू मोटिवेट यू, ऐसा देख कर चलें, क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता, आपको ट्रिक्स, टेक्निक्स, मोटिवेशन, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आपके मेंटर्स आपके साथ अवेलेबल हैं, इवन फॉर 1-to-1 इंटरेक्शन, है कि नहीं। ऐसे ही जब आप पेपर 2 की बात करोगे, पेपर 2 में क्या होना चाहिए, वहाँ पर भी आपको सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों तरह के टेस्ट मिलने चाहिए। सेक्शनल से मेरा मतलब है कि 3 घंटे का ना होकर 1.5 घंटे का टेस्ट दे लो, ठीक है, और इसमें आपसे 2 ऐसे लिखवा लिए, एक रिपोर्ट लिखवा ली। इससे क्या होगा, आपका पहले ये चेक कर पाओगे कि हाँ क्या आप 1.5 घंटे में इतना कंप्लीट कर पा रहे हो, तो कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 तो आप सेक्शनल भी लिखें, फिर 5-6 आप अपने फुल लेंथ लिखें। दूसरा, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ग्रामर पोर्शन वाला, ग्रामर पोर्शन अलग से होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ना कॉमन मिस्टेक्स की, यहाँ पर लास्ट मंथ में जो बच्चे सॉल्व करते हैं, दूसरा जो नहीं भी करते हैं उनकी एक दिक्कत और है, पता है क्या, जो स्कोरिंग एरिया है, स्कोरिंग जो कॉन्सेप्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, छोटा छोटा मैथ्स का क्वेश्चन, और ग्रामर, है ना, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इससे कुछ नहीं तो आपको 2 नंबर तो एकदम सीधे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे एरियाज को आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको और जगह बेनिफिट दे सकते हैं। मान लो कहीं आपका पॉलिटी में कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया, तो आप वहाँ क्वेश्चन मैथ्स में निकाल लो, है कि नहीं। और पेपर 2 का जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये तो 25 नंबर फ्री के हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 25 नंबर की ग्रामर जो आती है ना, ये तो फ्री के हैं, ये तो आप थोड़े से ग्रामर पढ़ लो और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि एक सेकंड, कहाँ गई वो स्लाइड, हाँ, जो सेक्शनल जो है ना, पेपर 2 की एक खास बात भी है, पता है क्या, अगर आपका पेपर 1 अच्छा हुआ है और अगर आपने पेपर 2 लिखना स्टार्ट किया,
तो पेपर को कंप्लीट करना आप अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अटेम्प्ट अटेम्प्ट द कंप्लीट पेपर 2। क्योंकि जैसे ही आप अपना पूरा पेपर 2 अटेम्प्ट कर लेते हो ना, आपके सिलेक्शन का चांस ऑलरेडी बढ़ जाता है। क्योंकि ट्रस्ट मी, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना अपने आप में महाभारत है, और वो CAPF का तो 100%। मेंस में भी ऐसा होता है CSC के, बट CAPF वाला अपने आप में थोड़ी महाभारत है। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला सिलेबस पढ़ा नहीं होता, आपने ऐसे पढ़े नहीं होते, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं होती। मेंस में तो कई बार, CSC के मेंस में क्या होता है, कई बार आपको पढ़े हुए टॉपिक मिल जाते हैं, या फिर सिलेबस आपका वही होता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है, आपकी आंसर फ्रेमिंग हो जाती है। बट पेपर 2 जो CAPF का है, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। इसको आपको ऑन द स्पॉट सोचना है, ऑन द स्पॉट लिखना भी है। पता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते क्या, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप लिख रहे हो और आप राइट हैंड से लिखते हो, इन केस आपके राइट ईयर में इचिंग होती है ना, तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करोगे, आप पेन नहीं रोक सकते अपना। इतना फास्ट, क्लियर, प्रिसाइज और बहुत ही रिच कंटेंट लिखना होता है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एक जैसे ही आप अपना पेपर 2 कंप्लीट कर लेते हो, अटेम्प्ट कर लेते हो, सिलेक्शन आपका वहीं से तय हो जाता है। ठीक, फिर आ जाती है आपकी रैंकिंग की बारी। रैंकिंग की बारी, जैसे जितना रिच कंटेंट आप लिखोगे, आपकी रैंक उतनी ही अच्छी होती जाएगी। सो बी इनोवेटिव इन योर राइटिंग। दूसरा, पेपर 2 के जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे, वो ऐसे होने चाहिए जो यूपीएससी के पैटर्न पे हो, रेलेवेंट हो करंट सिनेरियो से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर 2 इज related to your current affairs, and this is the reason why we have to launch the Samagra magazine। and Samagra का कंटेंट वाकई में बहुत अच्छा है पेपर 2 के लिए। मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ अवेलेबल था नहीं, बट चलो, आपके लिए अवेलेबल है। तो समाग्र कंटेंट पेपर 2 के लिए वाकई में, ऑन माई पर्सनल बिहाफ मैं बता रहा हूँ आपको, वाकई में बहुत ही रिच कंटेंट है। पेपर 2 में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, सो योर मेंटर्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर यू टू गाइड ऑन हाउ टू राइट। अगर वो खुद नहीं बता सकते तो कुछ ना कुछ डेमो वीडियो वगैरह देके या कुछ भी करके आपको सिखाएं कि बेटा ऐसे में कैसे लिखना चाहिए, कहाँ से पैराग्राफ इसका स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे एंड करना चाहिए, आपका इंट्रो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए, मेन बॉडी में आपको क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट, और आपके प्रेसी राइटिंग का फॉर्मेट। प्रेसी राइटिंग, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफ थिंग इन दी पेपर 2, प्रेसी राइटिंग। जिसको पता है प्रेसी राइटिंग क्या है, वो समझ जाएगा कि कितना टफ होता है इसको लेना। दूसरा, जो आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसकी आंसर राइटिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तक हमने कैसे किए हैं कि जो अभी आपने पढ़ा, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाता था पेपर में, आप उतना ही उठा के लिख देते थे। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। पेपर 2 में आपको समझना होगा और अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके बहुत अच्छे आंसर लिखने होंगे आपको अनसीन पैसेज में, तब जाके कहीं आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं, है कि नहीं। और जो आपको सोल्यूशन मिलेगा डिटेल्ड होना चाहिए, बट बहुत ही क्रिस्प और रिच होना चाहिए, कि सारे पॉइंट्स कवर भी कर ले और आपको एक अच्छा आइडिया दे के जाए कि आप उसको पढ़ो तो आपको याद रहे, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा खास बात, आपका जो इवेल्युएशन होगा भाई, अगर मानो आपने कुछ भी लिखा, और मानो ऐसा मान के चलो कि आपने बहुत घटिया लिखा, फिर भी अगर किसी ने बोले कि नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तो उस समय तो आप खुश हो जाओगे, ठीक। लेकिन एग्जाम में फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई उस दिन मैंने सही नहीं लिखा था। तो आपका जो इवेल्युएशन है, इन टाइम होना चाहिए, आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलना चाहिए, प्लस आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ आपकी यहाँ पर ये गलती थी इस टेस्ट में। आप कुछ फीडबैक मिलेगा, उसमें आपको रिमार्क मिल जाएंगे, आई नो दैट। बट फिर भी अगर मानो आपको समझ में नहीं आया, तो आप उनसे पूछ सको कि सर कैसे इंप्रूव करूं। तो ये भी आपको उस टेस्ट सीरीज में मिलना चाहिए, किसी से भी लेके जाओ, ठीक है। दूसरा, आपके जो आंसर हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी फालतू लोग चेक कर दे रहा है। या तो वो टॉपर्स होने चाहिए CPF की, जो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, या फिर जो CAPF के कोई ऑफिसर्स या फिर एकेडमिशियंस जो ऑलरेडी सर्विस में हैं,
ऐसे लोगों से ही आपका एवेल्यूशन हो, ये बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा चेक कर देगा तो फिर मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है चेक कराने का। ये सब बातें थी टेस्ट के बारे में। अब 2 मिनट सुन लो हमारे प्रमोशन के बारे में। हमारी भी 2 टेस्ट सीरीज़ हैं। जैसे पेपर अभी कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो है अभ्यास 2.0 है, ठीक। ये इसमें आपको पेपर 1 और 2 दोनों के टेस्ट मिलेंगे। 44 टेस्ट पेपर 1 के हैं, 40 आपके मॉक 2 के हैं, 25 टेस्ट आपको सेल्फ एवेल्यूशन के लिए मिलेंगे। उसके बाद 15 का आपको एवेल्यूशन करके दिया जाएगा, जिसमें आपके सेक्शनल सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों होंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होगा, आपका एवेल्यूशन डिटेल्ड होगा, फीडबैक मिलेंगे, मॉडल आंसर मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, और आपके एनसीईआरटी के एरियाज भी कवर करे जाएंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है। और आई रियली होप कि जब आप इतना सब कर लेंगे तो आप भी इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने पेपर 1 में जो हैं एटलीस्ट 145 टू 160 इस रेंज में मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द लिस्ट, इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए, कहीं से लेकर आओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप किसकी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, लेकिन इतने नंबर नहीं ला पाओगे ना तो फिर भूल जाओ, ठीक है। पेपर 2 का इंक्लूड करके अगर आप मैं बात करूँ तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको भाई कम से कम 240 नंबर लेकर आने हैं मिनिमम, 240 से 280 के बीच में, तब कहीं आप लिस्ट में स्टैंड करोगे अच्छी रैंक पर, ठीक है जी। तो अभ्यास टेस्ट जो मैंने सारी बातें ऊपर करी वो आपको इन सब में मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेकर आइए, राइटिंग पे अपने ध्यान दीजिए, टेस्ट पे ध्यान दीजिए, रिवीजन बहुत फास्ट कीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल क्रॉस हो चुका है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, मतलब अगर जैसे 2.5-3 महीने बचे हैं, एंड ट्रस्ट मी 2.5-3 महीने यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक। तो ये तो रही हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज फॉर यू गाइज। यू कैन buy it from the website or the application, or you can directly call on the numbers given, ठीक है। So I'll see you in some other video with some other information. Till then, thank you and bye bye.